दोस्तों नमस्कार। मनुस्मृति को लेकर एक बार फिर विवाद छिड़ गया है और इस बार विवाद की जड़ में है दिल्ली विश्वविद्यालय। दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी में इसको पाठ्यक्रम के तहत शामिल किए जाने को लेकर विवाद बढ़ा है। आज के अंक में हम चर्चा करेंगे मनुस्मृति को ही लेकर। इसके पहले भी इस पर कई बार विवाद हो चुका है और इस चर्चा को दो भागों में बांटेंगे। पहले हम क्या विवाद रहा है उस पर चर्चा करेंगे और दूसरे भाग में इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर मनुस्मृति क्या है और इस पर विवाद क्यों होता है। तो जैसा हमने बताया, इस बार विवाद की जड़ में जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय है। और इसके पहले महाराष्ट्र में भी आपको याद होगा कि शिंदे और भाजपा सरकार ने ऐसी ही एक पहल की थी, लेकिन जब राजनीति गरमाई तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी यही कोशिश गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी अपने ग्रेजुएट प्रोग्राम में न्याय शास्त्र कानूनी पद्धति नामक पेपर के तहत प्राचीन संस्कृत पाठ मनुस्मृति को शामिल करने की योजना बना रहा है। बाबा साहब अंबेडकर ने, आपको ध्यान होगा, मनुस्मृति का ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया था और कहा था कि इसकी प्रतियां जलाई जानी चाहिए। उन्होंने इसे अपने पैरों से रौंद दिया था और इसकी प्रतियां भी जलाई थी। कांग्रेस ने मनुस्मृति लागू करने जैसी कोशिशों के आधार पर कहा था कि भाजपा और मोदी सरकार संविधान के खिलाफ काम कर रही है, क्योंकि वो अंबेडकर के विचारों के खिलाफ काम कर रही है। और जैसा हमने बताया, अंबेडकर साहब मनुस्मृति के ज़बरदस्त खिलाफ थे। अब देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसे लेकर तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। अगस्त के शैक्षणिक सत्र से संशोधित पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए 12 जुलाई शुक्रवार को डीयू की एकेडमिक मामलों की बैठक होगी, जिसमें एकेडमिक काउंसिल के सामने इसे रखा जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस ने एक बहुत विस्तृत रिपोर्ट छापी है इस पर। उस रिपोर्ट के मुताबिक जी.एन. झा द्वारा लिखित मेधा तिथि के मनुभाष्य के साथ मनुस्मृति को बैचलर ऑफ लॉ या लेगम बैकलॉरियस या LLB सेमेस्टर 1 में ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम के पेपर की यूनिट V के तहत सुझाए गए पाठ के रूप में पेश किया जाएगा। लॉ फैकल्टी की डीन हैं अंजू वली टिक्की, दिल्ली यूनिवर्सिटी में है ये, और इनका कहना है कि शिक्षा में भारतीय नज़रिए को पेश करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 के अनुरूप ही मनुस्मृति को पेश किया गया है। जिस यूनिट के अंतर्गत इसे प्रस्तुत किया गया है या किया जा रहा है, वो अपने आप में एक एनालिटिकल इकाई है, यानी विश्लेषण करने योग्य है। इसीलिए छात्रों को विश्लेषणात्मक सकारात्मकता की तुलना करने और समझाने के लिए ही ऐसा कदम उठाया गया है, ताकि वो समझ सकें कि आखिर अपने देश की परंपरा और इतिहास क्या कहता है। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम शिक्षकों का कहना है कि देश में 85% आबादी हाशिए पर रहने वाले लोगों की है, यानी वो गरीब हैं। उनकी प्रगति एक प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली और शिक्षण पर निर्भर करती है। मनुस्मृति में कई धाराओं में महिलाओं की शिक्षा और समान अधिकारों का दरअसल विरोध किया गया है। इसीलिए लोग कहते हैं कि मनुस्मृति जो है वो जो गरीब तबका है, हाशिए पर रहने वाला जो तबका है और महिलाएं जो हैं, इनका विरोध मनुस्मृति में वर्णन किया गया है। मनुस्मृति के किसी भी खंड या हिस्से का परिचय दरअसल हमारे संविधान की मूल संरचना और भारतीय संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ है। जाहिर सी बात है, बाबा साहब अंबेडकर ही जब मनुस्मृति के खिलाफ थे तो संविधान में इसको कैसे न्यायोचित ठहराया जा सकता है, ये समझने वाली बात है। तो ये तो दोस्तों विवाद है कि बार बार कई विश्वविद्यालयों में कई राज्य सरकार ने इस कोशिश को मूर्त रूप देने की कोशिश की कि मनुस्मृति किसी न किसी तरीके से पाठ्यक्रम में शामिल हो जाए। मंशा क्या है, हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं।
मंशा सही भी हो सकती है, मंशा गलत भी हो सकती है। इस पर टिप्पणी करने का अभी वक्त नहीं है, क्योंकि जब तक मनुस्मृति को लोग समझेंगे नहीं, उसको उसका विश्लेषण नहीं करेंगे, तब तक जो नए ज़माने के छात्र हैं, जो यंगर जनरेशन है, वो भारत को कैसे समझेगा। क्योंकि साथ में ये बताना भी ज़रूरी है कि जो संविधान है और संविधान जो निर्माता थे, वो हमेशा इसका विरोध करते रहे, इसकी प्रतियां जलाई। अब भाग 2 पर आते हैं। दरअसल मनुस्मृति है क्या है? हमने रामायण सुना है, हमने गीता सुना है, हमने वेद सुना है, हमने पुराण सुना है, मनुस्मृति को भी सुना है। ये क्या है? मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि इन 12 अध्याय में क्या क्या है। पहला अध्याय इसका जो है वो कहता है, चर्चा करता है प्रकृति का निर्माण कैसे हुआ, चारों युगों, चारों वर्णों, चारों वर्ण के पेशे, और ब्राह्मणों को दरअसल इसमें महान बताया गया है और उनकी महानता का जिक्र किया गया है। दूसरा अध्याय जो है वो ब्रह्मचर्य और मालिक की सेवा पर आधारित है। यानी ये बताया गया है कि आपका कोई मालिक होगा और मालिक की सेवा करते रहिए, वही आपका धर्म है, और साथ में आप ब्रह्मचर्य का पालन भी करें। अब ये कितना उचित है ये आपको तय करना है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तीसरा अध्याय जो इसका है वो विवाद, जो समाज में विवाद होते हैं उसकी किस्मों पर है, रीति रिवाज पर है, और श्राद्ध का इसमें वर्णन किया गया है कि किस तरीके से श्राद्ध होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। दरअसल इसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा महान दिखाने की कोशिश की गई है, इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है, लेकिन साथ ही दूसरे को गुलाम दिखाने की कोशिश की गई है, एक महान दूसरा गुलाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा अध्याय जो है वो गृहस्थ जीवन के बारे में है कि एक गृहस्थ का क्या कर्तव्य हो सकता है, क्या उसके भोजन करने के तरीके हो सकते हैं, भोजन न करने के नियम क्या हैं, और साथ ही 21 तरीके के नरक का भी जिक्र है। भाई साहब, 5वां अध्याय जो है ये बहुत विवादों में रहता है, क्योंकि इसमें महिलाओं के बारे में वर्णन है। महिलाओं के कर्तव्य क्या होने चाहिए, महिलाओं की शुद्धता कैसी होनी चाहिए, उनकी अशुद्धता क्या हो जाती है। पुरुषों के बारे में नहीं जिक्र है 5वें अध्याय में, महिलाओं के बारे में है, उन्हें अशुद्ध भी कहा गया है। 6ठा अध्याय एक संत के बारे में बताया गया है। 7वें अध्याय में राजा के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। और अब आते हैं 8वें अध्याय पे। 8वां अध्याय जो है वो अपराध, न्याय, वचन और राजनीतिक मामलों के बारे में बातचीत करता है। 9वें अध्याय में पैतृक संपत्ति का वर्णन किया गया है। 10वां अध्याय जो है वर्णों के मिश्रण की बात करता है, जो शादियां होती हैं किस तरीके से वर्ण मिश्रित हो जाते हैं। 11वां अध्याय जो है फिर से पाप कर्म के बारे में बताया गया है। और 12वां और जो अंतिम अध्याय है उसमें 3 गुणों और वेदों की प्रशंसा का जिक्र किया गया है, और ये सब कुछ उसमें समाहित है। तो जो हमने अभी यहाँ जिक्र किया आपसे 12 अध्याय जो मनुस्मृति के हैं, और हर अध्याय में किस बात की चर्चा की गई है, तो आपने देखा होगा कि महिलाओं, हाशिए पर रहने वाले लोगों, इनको एक तरीके से गुलाम बताया गया है, उनको अशुद्ध बताया गया है, लेकिन साथ ही एक तबका ऐसा है जिसको बहुत महान बताया गया है। दरअसल जब बुद्ध को भी आप पढ़ें, और बुद्धा काल में भी ब्राह्मणों ने बुद्ध को बहुत आरोप लगाए थे बुद्ध पर, कई बार तो उन्हें मारा पीटा भी गया था। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, इनका इतिहास भी यही बताता है कि समाज में एक रूपता कायम करने के लिए समाज सुधारक के रूप में ये आ गया है, क्योंकि उस समय प्रचलन में ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो कि महिलाओं को, दलितों को और हाशिए पर रहने वाले गरीब लोगों को इंसान नहीं समझते थे। अब आइए बात करते हैं कि मनुस्मृति में दरअसल किन बातों पर विवाद होता है, और विवाद की जड़ में फिर महिलाएं हैं। कहा गया है कि महिलाओं का पुरुषों के प्रति चाहत नहीं होना चाहिए, महिलाओं का जल्दी बदलने वाला मन और स्वाभाविक हृदयहीनता की वजह से अपने पति के प्रति वो धोखेबाज हो सकती है।
ऐसे में उन्हें बहुत संभाल कर या बहुत निगरानी में रखनी चाहिए। ये मनुस्मृति का 15वां नियम है। अब बताइए, अगर इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे और अपने आसपास देखेंगे, अपने परिवार में देखेंगे, अपनी बहू बेटियों को देखेंगे, अपनी पत्नी को देखेंगे, अपनी माँ को देखेंगे, तो हो सकता है कि आपका मन भी मनुस्मृति से दूर हो जाए। लेकिन ये मैं कह नहीं रहा हूँ कि आप ऐसा करें, आप ये स्वयं देखें। साथ ही ये भी जिक्र किया गया है कि पुरुषों को उत्तेजित करना और बहकाना महिलाओं का स्वभाव है। ऐसे में समझदार लोग महिलाओं के आसपास बेहद संभल कर रहते हैं और साथ ही होश से काम लेते हैं। मनुस्मृति का ये दूसरा अध्याय है। तीसरी बात, जब ब्राह्मण भोजन करें तब उन्हें किसी सूकर, मुर्गे, कुत्ते या किन्नर या ऐसी महिला जो रजस्वला यानी जिसके पीरियड्स हो रहे हों उसको देखना भी नहीं चाहिए। अब दोस्तों बताइए, आज के ज़माने में जब भारत इसरो चांद पर पहुंच गया है, इस तरीके की बातें पढ़ाकर, बेशक वो इतिहास में ही क्यों नहीं हो, हम क्या कुछ अचीव करना चाहते हैं। ये भी कहा गया है कि उस महिला से विवाह न किया जाए जिसके बाल और आंखें लाल हों, जिसके अतिरिक्त अंग हों, जिसकी सेहत अक्सर खराब रहे, जिसके बाल न हों या तो कम हों। साथ ही तारामंडल, पेड़, नदी, पर्वत, पक्षी, सांप, गुलाम या फिर आतंक से भर देने वाले नाम जिस महिला के नाम के अर्थ के संकेत पर हो, या ऐसी महिला जो नीची जाति की हो। ये तीसरा अध्याय है। उससे विवाह नहीं करना चाहिए। तो वो मानव है ही नहीं, तो वो इंसान है ही नहीं। इसमें और देखिए, जिसके भाई ना हो या जिसके पिता को कोई न जानता हो, यानी वो लड़की किसकी है ये किसी को न मालूम हो, तो पुत्रिका धर्म की आशंका से बुद्धिमान पुरुष जो हैं वो ऐसी लड़की के साथ विवाह न करें। ये 11वां श्लोक है। तो अब इसे देखकर समझा जा सकता है कि मनुस्मृति दरअसल है क्या। जिस ज़माने की बात थी उस ज़माने की बात थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मनुस्मृति का सब विरोधी करते हैं। मनुस्मृति के समर्थन में भी एक पक्ष है, कुछ लोग हैं, एक ग्रुप है। उनका ये मानना है, क्योंकि हमें यहाँ ये भी समझना होगा कि उनका ये मानना है कि सनातन संस्था जो है वो मनुस्मृति का समर्थन करती है, आप मान लीजिए, और इसको सनातन से जोड़कर देखती है कि ये सही है। शंकराचार्य और दूसरे धर्म गुरुओं ने भी मनुस्मृति को अन्य वेदों की तरह ही सम्मान देने की बात कही है। वहीं इसके आधुनिक समर्थकों का कहना है कि यदि इसके कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए तो मनुस्मृति समाज कल्याण की ही तो बात करती है। राजस्थान के हाईकोर्ट में उनकी एक मूर्ति भी है जिसे जयपुर बार एसोसिएशन ने लगवाया है। और अगर आपको कभी मौका मिले जयपुर जाने का, राजस्थान हाईकोर्ट में वो बाहर आप मूर्ति देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो मनुस्मृति को लेकर दोस्तों विवाद है, उसकी एक थोड़ी सी पड़ताल हमने की। मनुस्मृति में क्या है ये जानने की कोशिश की, इसका विरोध क्यों होता है ये जानने की कोशिश की, और इसके जो समर्थन में है वो क्या चाहते हैं, वो क्या कहते हैं, ये हमने समझा। फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि किसी के विचार को बदलना या अपने विचार को आपके विचारों पर हावी करना ये मेरी कोशिश नहीं है। मैंने सिर्फ जो फैक्ट है कि किस तरीके से पहले महाराष्ट्र में पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात आई, विवाद बढ़ा तो सरकार पीछे हो गई, और अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी में लॉ के सब्जेक्ट में इसे शामिल करने की बात हो रही है। एकेडमिक काउंसिल के सामने इसे पेश किया जाना है। विवाद बढ़ रहा है, लेकिन डीन जो हैं वो समर्थन में है, बाकी जो टीचर्स हैं वो इसके समर्थन में नहीं है। फैसला आपके हाथ में है। आप मन में सोचिए क्या ऐसा उचित है, ऐसा अनुचित है, या इसके कुछ अध्यायों को हटाकर, कुछ इसकी चीज़ों को हटाकर मनुस्मृति के बारे में बताया ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ये देश की परंपरा से जुड़ा है, सनातन जो हमारा इतिहास रहा है उससे जुड़ा है। फैसला दोस्तों आपके हाथ में है। फिलहाल इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर किसी विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी और हम चर्चा करेंगे। नमस्कार।